हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि आपका बेसिकली +1 क्लास का टॉपिक है, जहाँ से ये शुरू होता है। तो उसे हम थोड़ा बेसिक से शुरू करके थोड़ी डिटेलिंग में जाएंगे फिर आगे। तो फर्स्टली विल स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन, एंड फर्स्ट डेफिनेशन इज़ मैकेनिक्स। आप सबने फिजिक्स में मैकेनिक्स के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक फिजिक्स की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटीरियल पार्टिकल। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? मैकेनिक्स है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट आती है स्टैटिक्स। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू मैकेनिक्स, स्टैटिक्स विल डील विद द मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट आर एट रेस्ट. इट विल स्टडी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट. थर्ड हमारी आती है काइनेमेटिक्स। ये आप सभी जो कर रहे हैं वो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो थर्ड काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो क्या करती है कि इट डील्स विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन. जो पार्टिकल मोशन में है उनको स्टडी करती है विदाउट नोइंग और विदाउट टेकन इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन. वो क्यों मोशन में है, क्या फैक्टर्स उन्हें गवर्न कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते काइनेमेटिक्स में. सिर्फ हमारा इंटरेस्ट होता है कि जो आपका मटीरियल ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो उसके मोशन को स्टडी करना, किस तरह का मोशन है. दैट्स इट. नेक्स्ट आती है हमारी जो ब्रांच है वो है डायनामिक्स. डायनामिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन. यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट का मोशन तो स्टडी करते हैं, मोर ओवर कॉज ऑफ मोशन भी स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है कि दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. रिलेटिव कैसे हैं? अब देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ रेस्ट इन वन सिचुएशन, इट डजंट मीन इट इज़ इन रेस्ट इन ऑल द सिचुएशन. इट मे बी इन मोशन इन सम अदर सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन है, उसमें जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं, अब एक पैसेंजर जो है दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या है, अपने फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है. लेकिन वहीं एक आदमी जो ट्रेन के बाहर खड़ा होकर के उस चलती ट्रेन में से किसी आदमी को, पैसेंजर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या करेगा ऑब्जर्व कि जो ट्रेन के साथ पैसेंजर है दे ऑल आर ऑल्सो मूविंग. तो वही जो पैसेंजर अंदर बैठा अपने फेलो पैसेंजर्स के लिए रेस्ट पर था, वो बाहर खड़े हुए यात्री या पैसेंजर के लिए क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा. सो सिचुएशन एक ही है, लेकिन उसे दो तरीके से देखा जा सकता है, दो तरीके से जज किया जा सकता है. सो वी कैन से दैट द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. इट डिपेंड्स कि हम किस सिचुएशन को किस तरह एनालाइज या ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब बात आती है टाइप्स ऑफ मोशन की, कि कितने तरह के मोशन हमारे पास होते हैं. फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? द मोशन इन विच अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, एंड स्पेसिफिकली जो आपका मोशन कर रहा है पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल है, इट शुड बी पॉइंट मास. नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन. If a body is not a point size such that all of its constituent particles are moving in a straight line. एक स्ट्रेट लाइन में इसके सभी पार्टिकल जो उनसे मूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो आपकी बॉडी है वो पॉइंट मास या पॉइंट साइज नहीं होगी, बल्कि क्लस्टर ऑफ पॉइंट साइज से मिलकर के एक अच्छी बल्कि बॉडी होगी. इन सच अ वे जो इसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे विल मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो रेक्टिलिनियर की बात करें या ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, इन जनरल ये क्या है? एक लीनियर मोशन ही है. नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कुलर या रोटेटरी मोशन. सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या होता है कि जो एक पार्टिकल है वो क्या होना चाहिए? पहले तो पॉइंट मास होना चाहिए. इट शुड मूव इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट. अबाउट अ फिक्स पॉइंट क्या होता है? आपका सेंटर. इसके अबाउट जो आपका पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मूव करती है. इस तरह से मूव करती है दैट सच दैट ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल आर ऑल्सो मूविंग इन अ कंसेंट्रिक सर्कल अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन. नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज जस्ट मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट. एक फिक्स पॉइंट लिया, इससे यहाँ जा रही है कभी, है ना, एक ये मीन पोजीशन कंसीडर करके चलते हैं, इससे कभी इधर जा रही है, इस मीन पोजीशन की कभी इधर जा रही है. अगर आप देखें तो ये पेंडुलम वाला केस हो जाता है आपका, एक तरह से देखा जाए कि जिसमें एक थ्रेड के साथ बॉब को सस्पेंड किया होता है, और उस बॉब को जब हम मोशन देते हैं, मूव करते हैं, तो वो कभी इस डायरेक्शन में मूव करता है और कभी इस डायरेक्शन में मूव करता है. तो इस तरह के जो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन. लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये तो एक
एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल हो उसी ऑसिलेटरी मोशन का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड वाले को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। अब आप एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड क्या आता है, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर मैं पॉइंट पी मान लेती हूँ और इसे मैं क्या कहती हूँ, अपनी मीन पोजीशन। अगर आप देखिए तो मीन पोजीशन से ये जो पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट है, राइट है सॉरी, इट कैन बी टेकन एज ए एंड दिस कैन बी टेकन एज बी। तो ये जो पी ए है और पी बी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अगर यही जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन थोड़ी हो, बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक, उस केस में आपका जो ऑसिलेटरी मोशन है वो क्या बन जाता है, वाइब्रेटरी मोशन बन जाता है। ठीक, अब आपने देख दिस जो भी ये हमने पढ़े, दिस ऑल वर द टाइप ऑफ द मोशन। और एक और बात जो हम बार बार नोट कर रहे हैं, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इस पर हम बड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं, व्हाट इज़ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट मास तब कहूँगी जब उसकी जो डायमेंशन है इज़ वेरी स्मॉलर एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट पार्टिकल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास पार्टिकल। अब मोशन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है 1D 2D 3D में तो किस तरह करेंगे, या 1D मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, या 3D मोशन क्या होता है। देखिए, जब भी एक बॉडी लीनियरली मूव कर रही है, ठीक, तो उस केस में क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, हमारे 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं x y z, अगर आपके जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की मदद से स्पेसिफाई हो सकती है, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, 1D मोशन। अगर आप यहाँ देखें तो O इज़ अ रेफरेंस और your origin and P is the position of the particle. If you see that X is the coordinate defining or specifying the position of the particle, so here only one coordinate X is sufficient to describe or specify the position of the particle. तो इस तरह के मोशन को हम लोग 1D मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 2D मोशन। 2D मोशन में हमें क्या करने होते हैं, 3 में से कम 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है फॉर स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। प्लेनर मोशन हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये प्लेन में हो रहा होता है। अगर आप देखें तो आपका पार्टिकल इस पोजीशन पे डिपेंड प्लेस्ड है और ये पोजीशन है कहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट इज़ एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो हम देखें तो ये क्या है, एट डिस्टेंस वाई है फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड इट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ हमें पोजीशन ऑफ पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, 2 कोऑर्डिनेट की। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2D मोशन इन विच द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ द 2 कोऑर्डिनेट। तो सच अ मोशन इज नोन एज द 2 डायमेंशनल मोशन। In the same way as we move to the 3 dimension in which we can represent these 3D space, 2D was the plane and 3D is the space where 3 axes are required for specifying the position of the moving particle with the time, and this can be done with the help of 3 axes, or we can say all the 3 coordinates are required for specifying the position of a moving object in a space. अब एक और जो टर्म आती है वो होती है ट्रेजेक्ट्री की। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री मीन्स द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट मोशन के वक्त जिस पाथ को फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम अपनी जो सी नेक्स्ट वो थी हमारी क्वांटिटीज़ हैं उन पे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यू ऑल नो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमेशा क्या बताती है, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताती है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो करना है तो वो 2 ही सूरतों में ज़ीरो हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं कर रही, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट योर डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। नेक्स्ट, अगर क्या होता है कि आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों कोइंसाइड कर जाती हैं तो भी आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। जैसे कि सर्कल की बात करें, हम जिस पॉइंट से हम शुरू करते हैं हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, विच मीन्स हमारा इनिशियल पोजीशन भी यही है और हमारी फाइनल पोजीशन भी यही है। उस केस के अंदर क्या है, क्योंकि हमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होता है, लेकिन एज हेयर इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन बोथ कोइंसाइड, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कंडीशन, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ही नहीं है दोनों के बीच में, इनिशियल और फाइनल की पोजीशन के बीच में। और नेक्स्ट है कि जो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल है, इट नेवर टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ द पाथ। अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में हमें पता लगता है कि पार्टिकल अगर ए से बी गया तो उसने ये पाथ चूज़ किया,
या ये पाथ चूज़ किया या ये पाथ, कोई भी पाथ चूज़ किया, हम उसकी टोटल लेंथ को एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं डिस्टेंस के केस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम सिर्फ क्या निकालते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो उस केस में हमें जो शेप ऑफ पाथ है फॉलोड बाय द पार्टिकल वो हमें क्लियर नहीं हो पाता। मोरओवर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन, दो पोजीशन के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, दैट इज़ वो कैसे आएगा, ऑफकोर्स b माइनस ए, यही होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस। एंड अगर अब आगे हम देखते हैं, अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलेगा जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कम या बराबर होता है डिस्टेंस के। ठीक, नाउ वी आर मूविंग टू द स्पीड। अब हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। और इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन है, दैट यू ऑल न्यू अबाउट इट। अब हम टाइप्स ऑफ स्पीड पे आते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग और कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस केस में जो आपकी स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रही। आपने इक्वल, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स आर, बट इफ़ योर बॉडी इज़ कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस इन दीज इक्वल इंटरवल्स, तो उस केस में हम स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है, व्हेन वी आर कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस इज कवर बाय द बॉडी। उस केस में भी जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, दैट इज़ वेरी कर रही है, फिक्स नहीं है स्पीड। अब आती है एवरेज स्पीड। अगर हमें कभी कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो हमें यहाँ दो ग्राफ दिए गए हैं। फर्स्ट ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ठीक, और नेक्स्ट हमारा ग्राफ है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड के लिए। इससे पता लग रहा है कि विद टाइम जो सी हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और जो आपकी स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है। और ये जो ग्राफ है आपका वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन या वेरिएबल स्पीड को दिखाता है, नॉन वे, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको स्पीड मिलेगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको रिजल्टेंट जो आया है ग्राफ वो क्या मिलेगा, वो वेलोसिटी बताएगा। ठीक, तो अब आती है हमारी वेलोसिटीज़ की हम लोग बात करते हैं। तो वेलोसिटी स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी जो हमारे पास आती है वो क्या आती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है इट कवर इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, और वेरिएबल में वही होगा। अगर वेरिएबल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, आपकी जो वेलोसिटी है अगर आप उस पर ध्यान दें वो दो चीज़ों से मिलके बनी है, एक तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन बोल सकते हैं। अगर मैं वेलोसिटी को वेरी कराने चाहती हूँ, या तो मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ या तो मैं क्या करूँ, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज कर दूँ। दोनों ही हालत में मेरा क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो वेरी कर जाएगी, वो चेंज हो जाएगी विद द टाइम। और इसी तरह जो मेरी एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड में हम कह रहे थे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्योंकि वो आपकी स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन यहाँ क्या है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट लोगे, विच इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो आप वेलोसिटी निकालते हैं, जो आप फॉर्मूला वेलोसिटी का लिखते हैं ना, dx अपॉन dt, है ना, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो जो होता है वो फॉर्मूला हम इंस्टेंट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपका एक यूनिफॉर्म मोशन है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में क्या होगा, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तीनों की तीनों बराबर होंगी। लेकिन किस केस में, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के केस में, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होगा। अब आप जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कवर की है वो कहाँ वैलिड होगी, हमारी यूनिफॉर्म मोशन में। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को अब हम क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन हमेशा अगर आपका स्ट्रेट लाइन में है तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों बराबर होंगे। द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल।
जो आपकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म मोशन में वो टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करती। ठीक, और थर्ड क्या था, जो वेलोसिटी है इन यूनिफॉर्म मोशन में इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन। आप कोई भी ओरिजिन चूज़ करो, कहीं से भी मेजर करना शुरू करो, जो आपकी वेलोसिटी है वो सेम आएगी अगर आपका मोशन जो सा है वो यूनिफॉर्म है। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन तो उसकी जो वेलोसिटी है उसे हम पॉजिटिव लेंगे, एंड इफ़ इट इज़ मूविंग लेफ्ट टू द ओरिजिन तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। और जब एक ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने के लिए किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। अब आते हैं हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ कुछ ग्राफ है। अगर आप देखें ग्राफ नंबर 1 तो ये क्या बताता है, ये पोजीशन ली मैंने एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया और वाई एक्सिस पे मैंने क्या ली, पोजीशन एक्स ली। अब आप देखें जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है उसके साथ साथ जो आपकी पोजीशन है वही सेम बनी हुई है। अगर वक्त के साथ कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रही तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो स्टेशनरी है, फिक्स है, वो तो चेंज ही नहीं कर रही। विद टाइम मूविंग होना, विद टाइम अपनी पोजीशन चेंज करना एक सबसे बड़ा हिंट या निशानी होती है दैट अ पार्टिकल इज़ इन मोशन। सो जो आपका फर्स्ट ग्राफ है वो शो करता है कि आपका जो पार्टिकल है विद टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, विच मीन्स द पार्टिकल इज़ इन रेस्ट। अब नेक्स्ट हम बात करें कि पार्टिकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट में आपकी जो वेलोसिटी है इट इज़ इंक्रीजिंग लीनियरली, विच मीन्स पार्टिकल इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी विच इज़ इंक्रीजिंग लीनियरली। अब जो सा अगर हम ये वाला थर्ड आपका ग्राफ देखते हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो आपकी जो आपका ग्राफ है वो कहाँ से, नेगेटिव एक्सिस से शुरू हो रहा है और देन ये आकर के पॉजिटिव एक्सिस से आगे से बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट में आ रहा है। तो इस तरह का मोशन कब होता है, जब आपका जो पार्टिकल है वो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक, इन द सेम वे अगर आपका मोशन है वो राइट ऑफ द ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा आपके पास। ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है। ठीक, और ये क्या है, नेगेटिवली अगर आपका जो डिक्रीमेंट में आता है आपका मोशन तो तब आपके पास इस तरह का ग्राफ होगा। एक बात आपने नोट करने वाली है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कभी भी इस तरह से नहीं होगी कि पैरेलल टू द पोजीशन एक्सिस। इस तरह की वेलोसिटी अगर होती है ये शो करती है कि ये इनफाइनाइट वेलोसिटी शो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज़ नॉट द वैलिड सिचुएशन। सो दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो सा हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है वो हमें आपको पता है कि हमने बताया कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो हम प्लॉट करते हैं वो हमें क्या बताता है, वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और वो कैसे आती है, स्लोप निकाल के। स्लोप क्या होती है हमारी tan अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू DE/CE, और DE कितना होता है x2 - x1, और आपका CE कितना होता है T2 - T1, दैट इज़ द डिफरेंस इन द टाइम and that DE was parallel to the difference in the positions। तो जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ की वो हमें क्या देती है, वेलोसिटी देती है। जितनी ज़्यादा आपकी स्लोप होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट अगर हम मूव करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन, अब तक हम क्या स्टडी कर रहे थे, हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी कर रहे थे, और नेक्स्ट अब हम क्या स्टडी करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट को और वेलोसिटी को सेपरेटली स्टडी किया, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट लगा लीजिए या पोजीशन टाइम ग्राफ लगा लीजिए, एक ही बात है, उन्हें स्टडी किया। अब हम क्या ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह आपका पोजीशन टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी के बारे में बताता है उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन इंटरवल। आप देखिए आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या है, ऐसे है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, विच मीन्स इट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और द एरिया अंडर दिस ग्राफ होता है वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ये एरिया कैलकुलेट कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसमें इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको एक और बात ध्यान देनी पड़ेगी, ये जो आपकी है रेफरेंस लाइन है जो टाइम एक्सिस है ऑफकोर्स, और ये जो आपकी लाइन है वो क्या है, वेलोसिटी एक्सिस है। और इस पे जो आपने ये ड्रॉ किया है वो क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ द ग्राफ ड्रॉ किया है। लेकिन अगर आपकी नेगेटिव वेलोसिटी हो तो ये जो लाइन है वो कहाँ होगी, आपकी ऊपर ना होकर के नीचे शिफ्ट होगी।
इससे आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी अगर हम देखते हैं, जो पॉजिटिव एरिया है इंक्लोज्ड विद द टाइम एक्सिस, इट विल गिव यू द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और जो नेगेटिव एरिया है इट विल गिव यू द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नाउ ये तो थी डिस्प्लेसमेंट की बात। नाउ इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट इज़ इक्वल टू द टोटल एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विदाउट कंसीडरिंग। उसमें हम क्या करेंगे, अब तक हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे थे बाय कंसीडरिंग साइन एज वेल, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, जिसमें साइन बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर मैं इसी की हेल्प से डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं उसमें साइन नहीं देखूंगी, उसमें मैं सिंपली जो बिलो द कर्व मेरा एरिया कवर आ रहा है मैं उसे कैलकुलेट करूँगी, और वो हमेशा पॉजिटिव ही मैं लेकर के चलूँगी। जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा वो मुझे क्या देगा, डिस्टेंस देगा। अब देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन मूव कर रहा है, ठीक, ये आपका ओरिजिन है, ओ उससे लेफ्ट मूव कर रहा है, तो उस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा, बट इट विल लाई बिलो द टाइम एक्सिस। किस तरह होगा, ठीक है, आपका जो सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमेशा होगा तो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन वो ऐसे नीचे लाई करेगा। आप किस केस में, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन मोशन होगा अगर आपके पार्टिकल का, ठीक। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम कब कहेंगे, अगर आपका इफ़ योर बॉडी या ऑब्जेक्ट इज अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसी में हम लोग देखेंगे वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ़ इधर ऑफ इट्स स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन, या दोनों की दोनों टाइम के साथ चेंज हो रही हैं। एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालनी है वेलोसिटी, तो मैं क्या करूँगी, जो लिमिट है मेरी एवरेज लिमिट को वो मैं टाइम की ज़ीरो कर दूँगी, और मेरे पास फाइनली जो आएगा dx/dt आएगा। इफ़ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू द एवरेज वेलोसिटी। अगर एक पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और विदाउट चेंजिंग स्पीड, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसके अंदर क्या होगा, जो आपकी एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी, आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगी। सेकेंड, इफ अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन बट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी एवरेज स्पीड है वो हमेशा क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। कब, जब आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है लेकिन अपनी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको चेंज कर रहा है। इफ़ पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट स्पीड, लेकिन अगर पार्टिकल आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन्हें हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। सो इफ़ यू अंडरस्टूड इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल साइंस एनालिटिका फॉर फर्दर वीडियोज़ एज वेल। थैंक यू सो मच।